हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आधुनिक काल के जितने भी आपके खंड हैं उनके प्रश्नोत्तरों पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी जो माहौल चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से यदि मैं देखूँ दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था कि संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है और उसमें आपके 56 जो पद हैं वो हिंदी के दोस्तों हैं। तो जिन साथियों का साहित्य व्याकरण कमज़ोर है तो फिर उनको तो दोस्तों बिल्कुल एक लक्ष्य होकर के रीट में लग जाना चाहिए। लेकिन जिनका बहुत अच्छा साहित्य है, किसी कारणवश इस भर्ती में मान लीजिए नंबर, इस पेपर में नंबर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी इन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है, बहुत अच्छी, या उनका ग्रामर पे, व्याकरण पे उनका बहुत ज़्यादा इनका क्या है, अधिकार है, तो इसमें आपके जैसा कि आरपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा है कि 180 नंबर की आपकी हिंदी व्याकरण है वो पूछी जाएगी। तो यदि आपका ग्रामर पे बहुत अच्छा अधिकार है तो फिर आप उसको आपको देना ही होगा दोस्तों, ठीक है, देना ही चाहिए। और साहित्य भी है तो उसको भी आप ऐसा नहीं है कि छोड़ दें, ठीक है, तो उसको भी दोस्तों क्या है, थोड़ा सा क्या है, नज़र मारते रहें, जिससे कि थोड़ा सा भी यदि आप 2-4 दिन में यदि नज़र मारते रहेंगे क्वेश्चनों पे, ठीक है, तो उससे क्या है कि वो रिदम में बना रहता है और बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। यदि आपने अच्छे से साहित्य पढ़ रखा है, और साहित्य का वेटेज है दोस्तों इसमें बहुत कम आने वाला है, क्योंकि साहित्य भी है, काव्यशास्त्र भी है, रचना भी है, शिक्षण विधियाँ भी हैं। तो 120 नंबर में बाकी का सब आएगा, ठीक है, जैसा कि आरपीएससी ने कहा है। और 180 यानी कि 90 क्वेश्चन आपके व्याकरण के आने वाले हैं, और आपके 60 प्रश्न हैं, उसमें आपके 20 तो प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के लगा लीजिए, 40 प्रश्न में हम मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन साहित्य के, और 8-10 क्वेश्चन मुश्किल से दोस्तों रचनाओं के पूछे जाएंगे। यदि 180 व्याकरण के प्रश्न आए तो रचनाओं से फिर दोस्तों बिल्कुल ही कबीर से पूछा जा सकता है, तुलसी से पूछा जाएगा, ठीक है, कहानियों से शायद एक भी नहीं पूछा जाए, जैसा कि आरपीएस फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में हुआ था। कहानियों का एक भी प्रश्न नहीं आया था, ठीक है, निबंधों से एक भी प्रश्न नहीं आया था। आपका उर्मिला खंड है जो इस प्रकार का है, उसमें से कोई नहीं। एक आपका कबीर में से पूछ लिया गया था, एक दो क्वेश्चन तुलसीदास में से, बस इस प्रकार के आपके प्रश्न है वो पूछे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्या है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा आप क्या है नज़र मारते रहें, जिससे कि बाई चांस मान लीजिए कि पेपर, हालांकि जैसा मैं सोच पा रहा हूँ दोस्तों कि पेपर है वो रद्द तो नहीं होगा, लेकिन बाई चांस 1% में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आंदोलन है, माहौल है, कितने आगे तक जाता है या फिर शांत हो जाता है, ठीक है। सरकार को तो जो फैसला लेना होगा दोस्तों वही लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थोड़ा सा ये है कि संस्कृत शिक्षा विभाग का जब तक पेपर है तब तक आप साहित्य को थोड़ा सा क्या है नज़र मारते रहें, फेरते रहें, फिर 1 महीने आप पूरा रीट की तरह झोंक दें दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आधुनिक काल के क्वेश्चनों को लिया है, जिससे कि आपका एक बार दोहरान सा आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में लगभग आपके 250 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का आरंभ माना है 1843 से, 1857 से, 1800 ईस्वी से, 1868 ईस्वी से। तो दोस्तों आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं 1843 से। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो 1868 से बताया है, ठीक है, जब कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था, भारतेंदु की पत्रिका थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1868 से माना है शुक्ल ने, भारतेंदु युग की प्रारंभ माना है, ठीक है। लेकिन आधुनिक काल का यदि आपसे प्रारंभ पूछा जा रहा है तो वो 1843 से दोस्तों, यानी कि संवत 1900 से अब तक, यानी कि 1927 तक, ठीक है। संवत 1900 का मतलब होता है आपके 1843। तो फिर आधुनिक काल 1843, भारतेंदु युग 1868, इनके बीच का जो 25 वर्ष का काल है उसको दोस्तों संक्रांति काल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो संक्रांति काल मतलब क्या है, इन 25 वर्षों में रीति काल का भी प्राधान्य था और थोड़ा थोड़ा आधुनिक काल के भी अंश हैं वो प्रस्फुटित हो रहे थे। आगे चलते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय,
केशव चंद्र सेन। तो सत्यार्थ प्रकाश है दोस्तों, वो आप जानते हैं किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। राम की शक्ति पूजा कविता की रचना की है, तो राम की शक्ति पूजा कविता की रचना किसने की है, तो दोस्तों ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। 2 से 14 लाइनों की दोस्तों ये बहुत ही क्या है, लंबी कविता मानी जाती है। और निराला की दोस्तों जो आपकी प्रसिद्धि है उसमें 3 कविताओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। 3-4 कविताएं ऐसी हैं निराला की जिन्होंने निराला को निराला बनाया था। एक तो आपकी सरोज स्मृति है, एक आपकी राम की शक्ति पूजा है, और एक आपकी दोस्तों जो माँ सरस्वती की वंदना उन्होंने लिखी है। ठीक है, कहा जाता है कि यदि निराला इन तीनों कविताओं को भी लिखते तो आज हिंदी साहित्य में उतने ही दोस्तों वो क्या है, आदरणीय होते जितने कि बाकी रचनाओं को लिखकर भी आज हैं। और एक दोस्तों तुलसीदास है, वो इनका बहुत ही क्या है, चिंतन प्रधान काव्य माना जाता है। रामविलास शर्मा ने जो इनकी राम की शक्ति पूजा है, इसमें 2 कविताओं की दोस्तों योग से इसको माना है कि भाई तुलसीदास और सरोज स्मृति का यदि हम मिला दें तो राम की शक्ति पूजा है वो तैयार होती है। तो ये आपको याद रखना है। कौन से खंड में है, ये दोस्तों अनामिका में है। अनामिका 1923 में आया था, फिर एक 1936 में आया था। तो ये दोस्तों सीधा सीधा जो क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अब की बार में, ये दोस्तों मैंने आपको कराया था कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर मैंने आपको कराया था, तो उसमें से दोस्तों कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर 2021 में हुआ था उसमें से मैंने 7-8 क्वेश्चन दोस्तों सीधे के सीधे उठ करके आए हैं। इसलिए यदि मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, कॉलेज लेक्चरर का हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, ठीक है, तो वहाँ से दोस्तों सीधे क्वेश्चन, नेट का क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वहाँ से आपको क्या है, सीधे क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं। तो ये अच्छों को नहीं पता था कि राम की शक्ति पूजा है किस खंड में सम्मिलित है, ठीक है, तो वो अनामिका में शामिल है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये दोस्तों कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है 1914 में प्रिय प्रवास माना जाता है। अज्ञे ने कितने तार सप्तकों का दोस्तों संपादन किया है, तो अज्ञे ने दोस्तों 4 संपादन 1943, 1951, 1959 और 1979। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार कब संभाला था, तो ये दोस्तों 1903 में दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी है वो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन कब व किसने प्रारंभ किया था, तो दोस्तों 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया था। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब व किसने की थी, तो दोस्तों ब्रह्म समाज है वो आपका राजा राममोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में स्थापना की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, तो आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, पर पता नहीं क्यों उसने डिलीट कर दिया। सबका दोस्तों ये क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो 1875 में आपका क्या है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं, तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, मैडम क्यूरी और महारानी विक्टोरिया। तो दोस्तों इसकी हो जाएंगी मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी, वारेन हेस्टिंग्स, राजा राममोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों कलकत्ता मदरसा की स्थापना है वो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, सन 1800 में, सन 1801 में, सन 1803 में, सन 1804 में। तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है इसमें क्या है, थोड़ा सा मेरे गलत हो गया है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वो आपकी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में दोस्तों क्या है, कलकत्ता में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन कौन से लेखक संबद्ध थे ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है। भारतेंदु पूर्व का पत्र नहीं है, यानी ऐसा कौन सा पत्र है जो भारतेंदु से पहले का नहीं है, ठीक है। तो संवाद कौमुदी है दोस्तों, ये राजा राममोहन राय हो जाएगा। मिरात उल अखबार ये भी राममोहन राय हो जाएगा। बंगदूत ये भी हो जाएगा। लेकिन हिंदी जो प्रदीप है दोस्तों वो बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। सन 1821 में राजा राममोहन राय ने कौन सा अखबार निकाला था, तो सन 1821 में दोस्तों राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी अखबार है वो निकाला था। राजा राममोहन राय का पत्र कौन सा नहीं है, तो संवाद कौमुदी है, बंगदूत भी है, जाम ए जहानुमा भी है, लेकिन दोस्तों प्रजामित्र है वो नहीं है। आगे चलते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है,
तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र सुधा दर्पण, प्रजामित्र, उदंत मार्तंड और बंगदूत। तो हिंदी का जो दोस्तों पहला समाचार पत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कौन सा, उदंत मार्तंड। बाबू जुगल किशोर ने निकाला था 1926 में। ठीक है, इसी पत्र में दोस्तों सबसे पहले खड़ी बोली को क्या है, मध्य देशीय भाषा कहा गया था। भारतेंदु युग की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। तो आपने देखा कि अब की बार किस प्रकार के समझ पे आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। ये नहीं कि आप रट के आए और सीधा आपने क्या है ठोक दिया। तो भारतेंदु युग की दोस्तों प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। तो समस्या पूर्ति, राष्ट्रीय चेतना, इतिवृत्तात्मकता, पत्रिकाओं का प्रचलन। तो भारतेंदु युग की जो प्रवृत्ति नहीं है दोस्तों, समस्या पूर्ति है। ठीक है, समस्या पूर्ति के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्धनी सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के समाज हैं वो स्थापना की जाती थी और विभिन्न क्या है विषयों पे एक समस्या पूर्तियाँ की जाती थी। राष्ट्रीय चेतना बिल्कुल है, इतिवृत्तात्मकता दोस्तों नहीं है। ये दोस्तों द्विवेदी युग की क्या है प्रधान प्रवृत्ति है। पत्रिकाओं का प्रचलन, भारतेंदु युग में जब आप देखेंगे तो हर जो लेखक है, हर जो साहित्यकार है उसको क्या है किसी ना किसी पत्र का वो संपादन करता है। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गिरधर दास। तो तदीय समाज की जो स्थापना की थी दोस्तों वो की थी किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी 1873 में। ठीक है, भारतेंदु किस संप्रदाय में दीक्षित थे। तो भारतेंदु हो जाएंगे दोस्तों क्या, पुष्टि मार्ग में यानी कि वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी। तो कवि वचन सुधा का किया है 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है, और पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से, भारतेंदु बाल बोधनी। तो ये दोस्तों क्या है राधाचरण गोस्वामी ने वृंदावन से निकाली थी। ठीक है, ठीक है, राधाचरण गोस्वामी ने वृंदावन से दोस्तों ये पत्र है वो निकाला था। ये आपको बहुत पूछा जाता है। बाला बोधनी भी तो स्त्री शिक्षा से संबंधित ये क्या है, स्त्री विषयों से संबंधित बाला बोधनी पत्रिका थी। तो ये भी दोस्तों भारतेंदु की 3 पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, लालचंद्र शास्त्री, रुद्रदत्त, बालकृष्ण भट्ट। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक थे दोस्तों वो थे आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते परेशान हो गए थे तब इन्हें इन शब्दों में शुक्ल के अनुसार तब इन्हें इन शब्दों में याचना करनी पड़ी थी कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे दोस्तों। इनका जन्म कब हो जाएगा, इनका जन्म हो जाएगा आपके 1856 में हो जाएगा। और उनकी शैली है दोस्तों वो क्या है, भारतेंदु से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं किसने लिखी हैं। तो अब्र नाम से दोस्तों कौन लिखता था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, मिर्जापुर के रहने वाले थे। 1855 में इनका जन्म हुआ था। भारतेंदु युग के प्रेम व प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। तो भारतेंदु युग के दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम और प्रकृति के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हो जाएंगे आपके ठाकुर जगमोहन सिंह। तो शुक्ल क्या कहते हैं इनके बारे में कि संस्कृत की परपाटी पर प्रकृति को उपादान मान करके और भारत भूमि की प्यारी जो रूपरेखा है उसको सबसे पहले मन में हृदय में बसाने वाले ये पहले कवि माने जाते हैं। ठीक है, यानी जो संस्कृत साहित्य में क्या है वर्णन मिलता है, जैसे ऊपर हिमालय पर्वत है, नीचे पाम पखारता है, इधर विंध्याचल, बीच में विंध्याचल है वो करधनी है, इस प्रकार की जो वंदना थी। ठीक है, बाद में मैथिली शरण गुप्त ने की थी, राम नरेश त्रिपाठी ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वंदना थी, भारत भूमि की जो प्राकृतिक सुषमा का वर्णन था कालिदास के मेघदूत में मिलता है इस प्रकार का। तो उसके संस्कृत के आधार पे भारत भूमि की प्राकृतिक छवि को सबसे पहले मन में बसाने वाले ये दोस्तों हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, 1857 में इनका जन्म हुआ था और विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश के दोस्तों क्या ये राजकुमार थे, ध्यान रखना। भारतेंदु युग का समय कौन सा माना जाता है। तो भारतेंदु युग का समय दोस्तों कौन सा माना जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 1900 लिख रहा है, इसको क्या है 1800 कर लें। तो 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक दोस्तों भारतेंदु युग का समय माना जाता है। शुक्ल जी ने ये समय माना है। द्विवेदी युग की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। तो खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा बिल्कुल है दोस्तों।
ठीक है। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली थी, लेकिन जो पद्य की भाषा थी दोस्तों वो ब्रज भाषा थी। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ये प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई इसमें जो रचनाएं छपेंगी वो सारी क्या है, खड़ी बोली में होनी चाहिए। श्रृंगार भावना का निषेध हो जाएगा। ठीक है। और आपका ठीक है, तो श्रृंगार भावना का दोस्तों निषेध है, ये भी इसकी क्या है, प्रवृत्ति है। आगे हम बात करेंगे कि काव्य को उपयोगिता से संबद्ध करना और समस्या पूर्ति। तो यहाँ पर दोस्तों जो समस्या पूर्ति है ये भारतेंदु युग की क्या है, मुख्य प्रवृत्ति है, काव्य को उपयोगिता से संबद्ध करना। तो यहाँ इसमें क्या है, श्रृंगार भावना का निषेध ये किया गया था कि इसमें क्या है, आदर्श की प्रधानता आ गई थी। वो श्रृंगार नहीं था जो भारतेंदु काल में मिलता है, जो रीति काल में मिलता है। यहाँ पर क्या है कि राम तुम्हारा चरे स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो आदर्श एवं नीति का दोस्तों यहाँ पर क्या है, ज़्यादा प्राधान्य रहा था। और ब्रह काव्यों की ज़्यादा रही थी। प्रेम भी कौन सा था, विप्रलम्ब, जैसे कि आपकी यशोधरा है, आपकी उर्मिला है, ठीक है, साकेत में मिलता है, प्रिय प्रवास है। तो इस प्रकार का यहाँ पर क्या है, प्रेम का भाव रहा था, वो भी वियोग श्रृंगार, विप्लम श्रृंगार का। तो समस्या पूर्ति दोस्तों इसकी क्या है, प्रधान विशेषता नहीं मानते हैं। इतिवृत्तात्मकता किस काल के काव्य की विशेषता है, तो मैंने आपको बताया था इतिवृत्तात्मकता है दोस्तों, वो हो जाएगी द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग की स्वच्छंद काव्य धारा के कवि कौन नहीं है, श्रीधर पाठक, हरिऔध और मुकुटधर पांड्य, रामनरेश त्रिपाठी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दोस्तों क्या है, स्वच्छंद काव्य धारा के कवि नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या है, प्रिय प्रवास लिखा था, वैदेही वनवास लिखा था। ठीक है। तो इस प्रकार के इन्होंने क्या है, प्रबंध काव्य लिखे थे। तो श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी हैं वो स्वच्छंद काव्य धारा के कवि माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या है, मुक्तकों में इन्होंने अपनी काव्य रचना की थी। मिलन पथिक, मानसी, स्वप्न काव्य कृतियों के रचयिता कौन है, तो ये दोस्तों हो जाएंगे रामनरेश त्रिपाठी हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो ये माना है दोस्तों इन्होंने मुकुटधर पांडे को माना है। तो किस किस के अनुसार है, वो कौन है, ठीक है, नंदुलाल वाजपेयी हैं, वो सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। इलाचंद्र जोशी हैं, वो आपके जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है, ये सी दोस्तों बड़ी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने माना है मुकुटधर पांडे को। काव्य मंजूषा व सुमन कृतियों के रचनाकार कौन हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य मंजूषा और सुमन जो कृतियां हैं वो हो जाएंगी आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हरिऔध ने प्रिय प्रवास काव्य ग्रंथ की रचना कब की थी, तो 1904 में, 1909 में, 1911 में, 1914 में। तो दोस्तों हरिऔध ने प्रिय प्रवास काव्य ग्रंथ की रचना 1914 में की थी। जयद्रथवध, भारत भारती, साकेत, पंचवटी आदि काव्यों की रचना किसने की है, तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जयद्रथ, भारत भारती, साकेत, पंचवटी आदि काव्य ग्रंथों की रचना किसने की है, मैथिली शरण गुप्त ने की है। गर्भारंडा रहस्य की रचना किसने की है, मैथिली शरण गुप्त ने, नाथूराम शर्मा शंकर ने, रामचरित उपाध्याय ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो गर्भारंडा रहस्य है दोस्तों वो आपकी किसकी है, नाथूराम शर्मा शंकर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गर्भारंडा रहस्य। त्रिशूल उपनाम से समसामयिक विषयों पर कविताएं किसने लिखी हैं, तो ये लिखी हैं दोस्तों आपके गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने दोस्तों क्या है, समसामयिक विषयों पर त्रिशूल उपनाम से काव्य रचना किया करते थे। आगे चलते हैं। मौर्य, विजय, अनाथ, दूर्वादल, बापू आदि काव्य ग्रंथों की रचना किसने की है, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं मौर्य, विजय, अनाथ, दूर्वादल, बापू, मौर्यानाथ, दूर्वा विषाद, आद्रा पाथे, आत्मोत्सर्ग, मृणमयी बापू, उन्मुक्त देनकी, नकुल खली, जय हिंद पर्व। तो ये जो दोहा है दोस्तों इनकी सारी रचनाओं को क्या है बता देता है। तो इसमें ये है दोस्तों सियाराम शरण गुप्त हो जाएंगे। मौर्य, विजय, अनाथ, दूर्वादल, बापू आदि काव्य ग्रंथों की रचना की है सियाराम शरण गुप्त ने। द्विवेदी युग की रोमांटिक काव्य धारा के दोस्तों कट्टर कवि कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दोस्तों आपके लाला भगवान दीन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। द्विवेदी युग के ब्रज भाषा के कवि जिन्होंने जकी उपनाम से उर्दू में कविता की थी,
तो विभिन्न जो कवि हैं दोस्तों विभिन्न उपनामों से कविता करते थे। इसकी वीडियो है हिंदी हब ऑफिशियल के दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो जकी नाम से जो करते थे सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सिया राम शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो जकी नाम से दोस्तों जो कौन करते थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख भी कहा है और ब्रज भाषा के दोस्तों अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाएंगे, ठीक है। ब्रज कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सत्यनारायण कवि रत्न। तो ब्रज कोकिल के नाम से दोस्तों जाने जाएंगे कौन, ये जाने जाएंगे सत्यनारायण कवि रत्न। छायावाद का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से माना जाता है, तो ये दोस्तों हो जाएगी झरना 1918 में, ठीक है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस रचना को बताया है, तो ये दोस्तों प्रथम आविष्कार किस है, यही है झरना है 1918 में। प्रगतिशील छायावाद का मैनिफेस्टो दोस्तों अलग है और छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार अलग है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935, 1936, 1941, 1945। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1935। अब क्या है, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1935 में हुई थी या फिर 1936 में हुई थी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि ऑप्शन में 1935 नहीं आ रहा है तो फिर आपको 36 लगाना पड़ेगा। यदि 35 और 36 दोनों आ रहे हैं तो फिर आपको 35 ही करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो सबसे पहला दोस्तों अधिवेशन हुआ था वो E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपका प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और उसी से प्रेरित होकर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने लंदन में दोस्तों इसकी एक शाखा खोल ली थी। एक घोषणा पत्र है वो 1935 में दोस्तों क्या है तैयार कर लिया था, ठीक है। तो इसकी एक शाखा है दोस्तों लंदन में क्या है, एक अस्थायी रूप में खुल चुकी थी 1935 में। लेकिन यदि हम बात करें अधिवेशन की, ठीक है, भारत में स्थापना की, तो भारत में स्थापना दोस्तों क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यही तो है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ भारत में है या फिर लंदन वाले। तो लंदन में जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, ठीक है। यदि यहाँ पर 1935 नहीं आता तो निश्चित रूप से हम 1936 करते। तो उसका क्या है, घोषणा पत्र बना करके इन्होंने यहाँ के लेखकों को, यहाँ के साथियों दोस्तों को भेजा था और यहाँ से क्या है लगे रहे थे 1935 के साल में लगे रहे थे, तब जाकर के 1936 में इनका क्या है यहाँ पर स्थापना हो पाई थी। और पहला अधिवेशन है दोस्तों वो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता क्या है प्रेमचंद ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। तो 1935 है ये इसका सही होगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो ये कहा है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने। बहुत ही दोस्तों क्या है अच्छा कथन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। छायावाद के उद्भव व विकास का कारण नहीं है, तो बहुत ही दोस्तों अच्छा कथन। यूरोप का स्वच्छंदतावादी साहित्यिक आंदोलन बिल्कुल है दोस्तों। पूंजीवाद की स्थापना, ये दोस्तों थोड़ा सा संशय है, आगे देते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा और द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, तो बहुत ही दोस्तों क्या है यहाँ पर ये शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूंजीवाद की स्थापना भी हो जाएगा। और आगे चलते हैं, मार्क्सवाद विचारधारा और द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, तो ये भी दोस्तों छायावाद के क्या है उद्भव में सहायक मानी जाती है। लेकिन जो मार्क्सवादी विचारधारा है दोस्तों इसका छायावाद से संबंध नहीं है, बल्कि छायावाद के पतन के बाद में मार्क्सवादी विचारधारा ने प्रगतिवादी नई काव्यधारा को जन्म दिया था। तो ये दोस्तों क्या है थोड़ा सा क्या है सही हो जाएगा। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, प्रसाद को, पंत को, निराला को, महादेवी वर्मा को। हालांकि जो पूंजीवाद का जो दोस्तों इसमें बताया गया था थोड़ा सा कि पूंजीवाद का जो कारण है, ठीक है, पूंजीवाद की स्थापना है वो इतनी मुख्य नहीं है छायावाद की स्थापना में। लेकिन इसको ऑप्शनों को देखते हुए मार्क्सवादी विचारधारा है दोस्तों, इसको ही हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा का संबंध दोस्तों पूर्णतः प्रगतिवादी काव्यधारा से है, ना कि छायावादी। छायावाद का जब अवसान होता है तब ही दोस्तों मार्क्सवाद का उदय होता है, जिसे हिंदी में दोस्तों क्या है प्रगतिवादी काव्यधारा के रूप में जाना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो छायावाद का प्रवर्तक दोस्तों सर्वमान्य रूप से वो माना जाता है आपके जयशंकर प्रसाद को। प्रसाद की वह काव्य कृति जिसकी रचना उन्होंने पहले ब्रज भाषा में व बाद में खड़ी बोली में की थी कौन सी है, तो ये कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक और आंसू। तो दोस्तों ये जो काव्य कृति है वो है आपकी प्रेम पथिक हो जाएगी।
कोमल व सुकुमार कल्पना के कवि कौन माने जाते हैं? तो आप जानते हैं ये सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला था? चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, समाधिता और लोकायतन। तो दोस्तों पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था आपके चिदंबरा पर दोस्तों मिला था। ठीक है, सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, बिहारी देव पुरस्कार, ठीक है, सारे के सारे मैंने आपको ग्रुप में भेज रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैंने आपको क्या है इनकी दोस्तों एक पर्टिकुलर आपको वीडियो बना करके मैं आपको भी दे दूंगा। महादेवी के काव्य का मूल स्वर क्या है? विरह एवं करुणा, श्रृंगारिकता, राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति चित्रण। तो महादेवी के दोस्तों काव्य का मूल स्वर हो जाएगा आपके विरह एवं करुणा। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, निराला की राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और यही क्वेश्चन दोस्तों सीधे उठ करके, ठीक है, ये क्वेश्चन ये नहीं आया कि ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जो अच्छे क्वेश्चन है वो तो परीक्षा में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन परीक्षा में आ गया तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो वाकई अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वो तो परीक्षा में आते ही हैं, लेकिन जो परीक्षा में आ जाता है तो वो क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से फिर अच्छा बन जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे फिर वो अच्छा नहीं हो। अब ये क्वेश्चन दोस्तों हालांकि पैटर्न चेंज होता है तो उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन जिस समय ये पूछा गया था उस समय दोस्तों सोचा नहीं गया था, लेकिन ये परीक्षाओं में पूछ लिया गया एक बार, तो फिर दोस्तों ये क्या है, अगली परीक्षाओं में आने के लिए इसके लिए रास्ता खुला हुआ है। तो निराला की राम की शक्ति पूजा है वो आपके अनामिका में संकलित हो जाएगी। दिनकर के काव्य का प्रधान रस कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों वीर रस हो जाएगा। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ये दोस्तों हरवंश राय बच्चन माने जाएंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्र का संपादन किया था? मतवाला, इंदु, दिनमान, प्रताप। तो दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्र का संपादन है वो किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्रताप पत्र है, इसका ही संपादन इन्होंने भी किया था। भोगीवादी कवि किसे कहा जाता है? भोगीवादी कवि किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, रामेश्वर शुक्ल अंचल को, मासलवाद का दोस्तों प्रवर्तक माना जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन को, हरवंश राय बच्चन को। तो भोगीवादी कवि और मासलवाद का प्रवर्तक दोस्तों क्या है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है। हिम किरीटनी, हिम तरंगणी काव्यों के रचनाकार कौन से हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन और नरेंद्र शर्मा। तो हिम किरीटनी, हिम तरंगणी दोस्तों किसकी है? ये हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, कौन सी रचना पर दोस्तों इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कब मिला है ये आपको कमेंट में करके थोड़ा सा बताना है। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? तो झांसी की रानी आप सब जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मार्क्सवादी विचारधारा को केंद्र में रखकर लिखा गया साहित्य किस वाद के अंतर्गत आता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कोई नहीं, तो ये मैंने बता दिया था, प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है। प्रगतिवाद का समय सीमा मानी जाती है 1936 से 1943 तक, 1941 से 1943 तक, 1943 से 1962 तक, 1960 से 2000 तक। तो दोस्तों प्रगतिवाद की जो समय सीमा मानी जाती है वो मानी जाती है 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक। हाँ, प्रगतिवादी साहित्य जनता की तरफदारी करने वाला साहित्य है। प्रगतिवादी साहित्य, ठीक है, तो जो ये बड़े बड़े विद्वान जो कथन कहते हैं ना, तो इन कथनों में दोस्तों बहुत सारा इनकी यदि व्याख्या करने बैठे तो बहुत सारा इनका क्या है पल्लवन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के आपके क्या है कथन आ जाते हैं कि मान लीजिए कथन आगे क्वेश्चन आ गया कि प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसमें से एक कथन यही डाल देंगे। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो खुद के बना करके कथन नहीं डालता है। जो भी कथन इस प्रकार के आते हैं वो किसी न किसी विद्वान द्वारा कहे गए होते हैं। ठीक है, अब उसने पेपर सेटर ने कितना ज़्यादा पढ़ रखा है, उसको कितनी नॉलेज है, ठीक है, उसने किस विषय पर पीएचडी की है, किस साहित्य पर उसने ज़्यादा शोध किया है, पढ़ा है, तो उस हिसाब से दोस्तों वो उस प्रकार के क्वेश्चनों को डिजाइन कर पाता है। ठीक है, तो प्रगतिवादी साहित्य जनता की तरफदारी करने वाला साहित्य है, ये क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। अब आपको पता है कि भाई ये कथन है किसी न किसी विद्वान का, तो आप इस प्रकार के कथनों को ऐसे भी सही कर सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि भाई ये आदमी नहीं बनाएगा इसको किसी न किसी विद्वान ने यदि कहा है, और विद्वान ने कहा है, तो दोस्तों वो क्वेश्चन तो फिर वो कथन है वो आपके क्वेश्चन में सही ही माना जाएगा।
ठीक है। तो प्रगतिवादी साहित्य जनता की तरफदारी करने वाला साहित्य है, यह कथन दोस्तों किसका है? तो ये कथन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके मुख्य दोस्तों प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं रामविलास शर्मा। प्रगतिवाद पर यदि कोई कथन आ रहा है ज़्यादातर तो वो दोस्तों रामविलास शर्मा का होगा। वैद्यनाथ मिश्र किसका मूल नाम था? तो ये दोस्तों किसका था? शिवमंगल सिंह सुमन का, त्रिलोचन शास्त्री का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद का, नागार्जुन का। तो वैद्यनाथ मिश्र है दोस्तों, ये किसका नाम था? वो था आपके नागार्जुन का। ठीक है। मैथिल में किसके नाम से ये कविताएं लिखते थे दोस्तों? तो वो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। हिल्लोल जीवन के गान प्रलय सृजन काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? रांगी राघव, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो हिल्लोल है, जीवन के गान है, प्रलय सृजन है, तो ये दोस्तों शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं। पांचाली किसकी काव्य कृति है? तो दोस्तों पांचाली रांगी राघव की, केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की या शिवमंगल सिंह सुमन की। तो पांचाली जो काव्य कृति है वो हो जाएगी आपकी रांगी राघव का दोस्तों क्या है? एक खंड काव्य है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को, अज्ञेय को, गिरजा कुमार माथुर को, मुक्ति बोध को। तो प्रयोगवाद का दोस्तों प्रवर्तक है वो आपके अज्ञेय को माना जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या है, आरपीएस या कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न आया था कि अज्ञेय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। इन्होंने अपनी रचना है वो छायावादी कविताओं से शुरुआत की थी, लेकिन उनका उत्कर्ष है प्रयोगवाद में देखने को मिलता है, नई कविता तक ये जाते हैं। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। और इनकी जो बुद्धि है, ठीक है, वो भावना को दोस्तों क्या है, हमेशा नियंत्रित करती पाई जाती है, यानी भावना कम पाई जाती है, बुद्धि का जो संघर्ष है वो ज़्यादा इनकी कविताओं में पाया जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक है वो दोस्तों अज्ञेय को माना जाएगा। आंगन के पार द्वार कृति पर अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, भारत भारती, मंगला पारितोषिक। तो ये मिला था दोस्तों आंगन के पार द्वार पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। कितनी नावों में कितनी बार पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदूल कृतियों के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके मुक्ति बोध हो जाएंगे। ठीक है। वह कवि जिसने फिल्मों में गीतकार के रूप में काम किया है, ये दोस्तों क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है, डिट्टो क्वेश्चन। नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध, नागार्जुन। तो ये हो जाएंगे दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र ने दोस्तों कही गया है गीत भी, फिल्मों में गीत भी लिखे हैं। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परमार्जन करता थे, तो ये थे दोस्तों आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक काल में हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के परमार्जन करता कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी युग की कविता है, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक बिल्कुल है। प्रकृति चित्रात्मक, ये भी दोस्तों बिल्कुल है। नारी द्विवेदी युग की कविता है तो प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक और नारी चेतनात्मक। तो इसका जो सबसे अच्छा कथन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपदेशात्मक और आपका इतिवृत्तात्मक हो जाएगा। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है, तो कौन सा है दोस्तों? भारत भारती नहीं है, रंग में भंग भी नहीं है, द्वापर भी नहीं है, लेकिन साकेत में दोस्तों क्या है? उर्मिला को दोस्तों क्या है? प्रतिष्ठित किया है। या फिर यशोधरा होता यहाँ पर, या फिर आपके विष्णुप्रिया होता। ठीक है। तो उपेक्षित नारी पात्रों को दोस्तों क्या है इन्होंने यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं दोस्तों वहाँ पर उनसे प्रेरणा लेकर के इन्होंने इस प्रकार के खंड काव्यों की रचना, महाकाव्यों की रचना की थी। आगे चलते हैं। छायावाद के कवियों में से किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। तो दोस्तों महादेवी के गीतों में सर्वाधिक मर्माभिव्यक्ति मिलती है। छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है, असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, उपर्युक्त सभी रूपों में। तो कितना दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो छायावादी कवियों में रहस्य भावना जो व्यक्त हुई है वो जिज्ञासा के रूप में भी हुई है, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख में भी हुई है और असीम से मिलन की इच्छा के रूप में भी हुई है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके सभी रूपों में।
ये जब आप बहुत ज़्यादा साहित्य को पढ़ लेते हैं तब जा कर के आप इनको क्या है समझ पाते हैं। लेकिन यदि आपने किसी विद्वान की पुस्तक पढ़ रखी है, ठीक है, छायावाद को उसकी उस पर विचार उसके पढ़ रखे हैं, तो फिर आपको क्या है तुरंत ही दोस्तों 1 घंटा में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। क्योंकि कोई भी विद्वान जो लिखता है दोस्तों, तो वो पूरा क्या है उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है और आप उसको क्या है 10, 5, 20, 1 महीने में उसकी पूरी ज़िंदगी को पढ़ सकते हैं, उसकी सोच को, उसकी विचार को। इसलिए पुस्तकों से थोड़ा मोहब्बत करिए। थोड़ा सा जो सिलेबस है, ठीक है, यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा इतर भी उसको पढ़ने की कोशिश करिए। तब आपको लगेगा कि यार यदि ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये छोटी चीज़ हैं, कल तक जो कठिन लग रही थी वो सरल बन जाती हैं। छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? जातीय एकता के रूप में, अतीत की आलोचना के रूप में, आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में और प्रणय भावना के लौकिक धरातल के। तो ये दोस्तों मिलता है छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? वो है दोस्तों आपके आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि कैसी है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, वैयक्तिक यथार्थवादी है और यथास्थितिवादी है। तो आपको ये याद रखना है, वर्ग चेतना प्रधान है, वैयक्तिक यथार्थवादी दोस्तों ये नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का ऑप्शन कॉलेज लेक्चरर में भी दोस्तों एक क्वेश्चन में आया था, ठीक है। तो यथास्थितिवादी भी नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनमें से ही कोई ना कोई ऑप्शन वहाँ पर मिल जाता है। दार्शनिकवादी भी नहीं है। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? रोमानियत से युक्त, बिंब विधान से युक्त, आलंकारिकता से युक्त, बोलचाल की शब्दावली से युक्त। तो दोस्तों बिंबों पर खड़ी हुई है आपकी नई कविता, ठीक है। पूर्णतः दोस्तों क्या है प्रयोगवाद का ही क्या है विकसित नया रूप क्या है नई कविता कहलाता है। तो नई कविता है वो पूर्ण रूप से क्या है बिंब विधान से युक्त है दोस्तों। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण क्या है? ठीक है, साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण राजनीतिक दबाव की मूल्यहीनता, सपाट बयानी और बड़बोलापन, सामाजिक यथार्थ की अतिशयता, पराजय भावना और नैराश्य। तो साठोत्तरी कविता यानी कि 60 के बाद की जो दोस्तों कविता है उसमें निषेधात्मकता यानी हर चीज़ को क्या है वो नकार देती है, चाहे वो क्या है उपमान हो, चाहे वो उपमेय हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी मूल्य हो, अपने बड़बोलेपन के कारण, ठीक है। सपाट बयान यानी सीधे सीधे, धूमिल जैसे कवि हैं वो क्या है सीधे सीधे क्या है कविता लिखते हैं, कोई भी उसमें लांग लपेट नहीं है, कोई भी उसमें अलंकार नहीं है, कोई भी सौंदर्य नहीं है, सीधे सीधे बयां करने वाली जो कविता है वो साठोत्तरी कविता हो जाएगी। अपनी सपाट बयानी के कारण, बड़बोलेपन के कारण वो क्या है हर चीज़ को परंपराओं को, जीवन मूल्य, सब चीज़ को दोस्तों क्या है वो नकार देती है। पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो पृथ्वी कल्प के रचयिता कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे दोस्तों आपके नरेश मेहता, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और अज्ञे। तो पृथ्वी कल्प जो रचना है दोस्तों वो हो जाएगी गिरिजा कुमार माथुर की हो जाएगी। कुणाल गीत के रचनाकार कौन हैं? तो कुणाल गीत प्रसाद, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। छायावादी काव्य धारा का गौरव ग्रंथ कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कामायनी है दोस्तों। ये आपकी क्या है छायावाद की चरम उत्कर्ष है, कामायनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक काल के कवियों में मुकरियों के प्रसिद्ध रचनाकार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके खुसरो की तरह मुकरियाँ दो सखुने दोस्तों किसने लिखी हैं? तो वो लिखी हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे चलते हैं। सप्तक नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या है, यानी कि कितने सप्तक हैं अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? तो दोस्तों अब तक हैं वो 4 सप्तक हैं प्रकाशित हो चुके हैं। युयुत्सु नामक पात्र किस काव्य में मिलता है? वह है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत, वर्ष। ठीक है, तो युयुत्सु दोस्तों क्या है दुर्योधन का भाई था और ये धर्मवीर भारती का जो अंधा युग गीति नाट्य है इसमें आपका क्या है मिलता है, जो कि युद्ध विरोधी पात्र के रूप में सामने आता है। ठीक है, युयुत्सु है वो अंधा युग का पात्र है। कत्की पूनो कविता के लेखक कौन है? अज्ञे, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, बलदेव बंसी। तो कत्की पूनो है दोस्तों वो अज्ञे की आपकी कविता है। राष्ट्रीय काव्य धारा की कृति है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, रंग में भंग। तो राष्ट्रीय काव्य धारा आप जानते हैं भारत भारती 1912 में हो जाएगी।
आधुनिकता का लक्षण नहीं है। स्वचेतना, यह लौकिकता, लोक निरपेक्षता, प्रवेश के प्रति सजगता। तो आधुनिकता का लक्षण आपके स्वचेतना है, यह लौकिकता है, प्रवेश के प्रति सजगता है, लेकिन दोस्तों लोक निरपेक्षता नहीं है, बल्कि जो आधुनिक काव्य है वो लोक के, जनता के सापेक्ष है। आगे चलते हैं। विशाल भारत के संपादक इनमें से कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो विशाल भारत पत्रिका थी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसके जो संपादक थे वो थे दोस्तों पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, और विशाल भारत इसी पत्रिका में इन्होंने पांड्य वेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी। तो ये भी दोस्तों क्या है, पूछा जाता है। ठीक है, तो किस पत्रिका में घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी गई थी? वो थी आपके विशाल भारत। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाला कवि कौन सा है? कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाला का ये है दोस्तों निराला। क्यों मानी उन्होंने? क्योंकि कविता को इन्होंने क्या है, सबसे पहले दोस्तों मुक्त किया था। किससे? छंद के बंधनों से इन्होंने क्या है, मुक्त किया था। तो इसलिए कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष मानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी थी? तो दोस्तों मतवाला के संपादक मंडल में इन्होंने शामिल थे, तो इसका इन्होंने क्या है, संपादन किया था। आगे चलते हैं। गोल्ड स्मिथ के द ट्रैवलर का अनुवाद श्रांत पथिक नाम से किस हिंदी कवि ने किया था? तो ये किया था अपने श्रीधर पाठक ने दोस्तों क्या है, श्रांत पथिक के नाम से किया था। ठीक है। डेजर्टेड विलेज का अनुवाद भी ऊजड़ ग्राम नाम से इन्होंने किया था। निम्नलिखित पत्रिकाओं की सूची को संपादकों के साथ में सुमेलित कीजिए। भारत दुर्दशा, तो ये कौन की हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी रुद्रदत्त की। हिंदी प्रदीप हो जाएगी पंडित बालकृष्ण भट्ट की। ब्राह्मण हो जाएगी आपके प्रताप नारायण मिश्र की। और कवि वचन सुधा हो जाएगी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 2, 4, 1, 3। तो 2, 4, 1, 3 ये आपका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना बच्चन जी की नहीं है? तो सतरंगणी दोस्तों है, बुद्ध और नाचगर है, एकांत संगीत है, लेकिन प्रभात फेरी है दोस्तों, प्रभात फेरी, पलासवन। ठीक है, इस प्रकार की जो रचनाएं वो हैं आपके नरेंद्र शर्मा। ठीक है, नरेंद्र शर्मा की रचना है। आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक कविता किस कवि की है? तो ये जो कविता है दोस्तों, आओ रानी हम ढोएं पालकी, तो ये हो जाएगी प्रसिद्ध कविता है नागार्जुन की। इसके अलावा बादल को घिरते देखा है, कालिदास सच सच बतलाना, शासन की बंदूक, इंदू जी। ठीक है, और हम 5 पुत्र भारत माता के, ये जो आपकी कविताएं हैं, अकाल और उसके बाद, इस प्रकार की जो कविताएं हैं वो आपके नागार्जुन की हैं। प्रमुख दोस्तों सबसे मुख्य प्रगतिवादी कवि ये माने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे वो आपके किसके हैं? ये हो जाएंगे दोस्तों तीसरे शतक के कवि हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे शतक के कवि हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति प्रकाशन क्रम में पहले आती है? तो भारत भारती, जयद्रथ विक्रम भट्ट, जयद्रथ वध, पंचवटी। तो जयद्रथ वध है दोस्तों वो यहाँ पर आ जाएगी 1910 में। ठीक है, भारत भारती 1912 में है, पंचवटी 25 में है। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो छाया प्रकृति का मानवीकरण, अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण, स्वानुभूति की विवृत्ति और सौंदर्य का संधान। तो दोस्तों छायावाद की जो मूल चेतना है वो मूल चेतना इसी में व्यक्त होती है कि प्रकृति का यहाँ पर क्या है, मानवीकरण किया गया है। चाहे प्रकृति अपने स्वानुभूत भावों को व्यक्त करने का माध्यम रही हो, या फिर वो क्या है, अव्यक्त जो सौंदर्य है, परमात्मा की जो छाया है, उसको प्राप्ति की क्या है, उसमें सहायक रही हो। सभी रूपों में दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण हमको देखने को मिलता है। बीती विवावरी जागरी अंबर पनघट में, तो इस प्रकार का क्या है, बहुत ही सुंदर दोस्तों क्या है, पंत का तो पूरा ही प्रकृति का चित्रण, मानवीकरण देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत की उत्तरवर्ती रचना कौन सी है? तो आप जान सकते हैं, ग्राम्या, स्वर्णधूली, युगांत, ज्योत्सना। तो इसमें हो जाएगी दोस्तों आपके स्वर्णधूली, जिसपे कि अरविंद दर्शन का भी प्रभाव है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। पलायनवाद की प्रवृत्ति सूचक यह पंक्ति किस कृति में आई है? तो ये जो दोस्तों कृति है वो हो जाएगी आपके 1933 में लहर कृति में दोस्तों। ये क्या है, ले चल मुझे भुलावा देकर, इसमें क्या है, निराशय का भाव भी दिखाई देता है। तो लहर कृति में ये आई है। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो निराला की सरोज स्मृति, यमुना के प्रति, बादल राग और राम की शक्ति पूजा। तो सब आप जानते हैं
राम की जो शक्ति पूजा है दोस्तों बहुत ही क्या है बड़ी कविता है, लगभग 2 से 12 पंक्तियों की कविता है। रामविलास शर्मा ने माना है कि भाई बादल तुलसीदास के चिंतन को और सरोज स्मृति के शोक और संवेदनाओं को यदि हम मिला दें तो उनके मिश्रण से राम की शक्ति पूजा है वो तैयार होती है। कौन सा कवि उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके नरेंद्र शर्मा हो जाएंगे, राम कुमार वर्मा भी आते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल भी आते हैं और बच्चन सिंह भी आते हैं। प्रगतिवाद के बच्चन सिंह ने दोस्तों, ये तो बच्चन जी हैं, रघुवंश राय बच्चन जी, और बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि जिस प्रकार छायावाद में प्रसाद महत्वपूर्ण कवि हैं उसी प्रकार से उत्तर छायावाद में एक महत्वपूर्ण नाम आता है राकेश वत्स का। तो उन्होंने इस प्रकार का कथन कहा है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो यथार्थवाद दोस्तों बिल्कुल मान्य है, पदार्थवाद भी मान्य है, समाजवाद भी मान्य है, लेकिन रूपवाद है दोस्तों ये क्या है यहाँ पर मान्य नहीं, बल्कि रूपवाद की यहाँ पर निंदा मिलती है। मार्क्सवाद से प्रभावित ये आपका वाद है। प्रयोगवाद के समर्थक के अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? अब यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे अज्ञे जी, उनके अनुसार प्रयोगवादी कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो प्रयोगवाद अज्ञे जी कहते थे दोस्तों, उन्होंने लिखा था तार सप्तक की भूमिका में कि जो प्रयोगवादी कवि हैं वो राही नहीं बल्कि राहों के अन्वेषी हैं। ठीक है, तो नई राहों का अन्वेषण करना है इनका लक्ष्य था। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इन्होंने दोस्तों जिनकी अधिकतर काव्य रचना है वो हो जाएगी ब्रज भाषा में। हालांकि दशरथ विलाप है, फूलों का गुच्छा है, इनमें इनकी खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है, लेकिन जो इनका मूल रूप से इनका काव्य है वो अधिकतर क्या है ब्रज भाषा में है, और गद्य में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जयद्रथ वध की कथा किस महाकाव्य से ली गई है? तो जयद्रथ वध है दोस्तों वो आपकी महाभारत से ली गई है, आप सब जानते हैं अभिमन्यु वाला प्रसंग। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रकवि, काव्यालंकार, देश रत्न, पद्म भूषण। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है, और ये राष्ट्रकवि किसने कहा था दोस्तों? 1936 के अधिवेशन में आपके गांधी जी ने इनको क्या है राष्ट्रपति की उपाधि से विभूषित किया था। एक भारतीय आत्मा किस कवि को याद किया नाम से किस कवि को याद किया जाता है? तो एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। आधुनिकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बिल्कुल दोस्तों सही है। यह परंपरा से मुक्त है, बिल्कुल सही है। इसका परंपरा से जुड़ाव है, ये कथन गलत हो जाएगा। यह कथ्य और शैली दोनों से संबंधित है, तो ये भी दोस्तों क्या है सही है। यानी शिल्प पक्ष भी आ जाएगा और भाव पक्ष भी इसमें आ जाएगा। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला तो यह पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये जो दोस्तों पंक्ति है वो हो जाएगी आपके सोहनलाल द्विवेदी की हो जाएगी। हिंदी में स्वच्छंद छंद में कविता का सूत्रपात किस कवि ने किया था? तो वो हो जाएंगे आपके निराला जी हो जाएंगे। निम्नलिखित हिंदी कवियों में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो महाप्राण है दोस्तों वो हो जाएगा आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के लिए हो जाएगा। हिंदी काव्य में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति प्रयोगवादी कविता में नहीं पाई जाती है? अतिशय कला प्रियता, तो यही दोस्तों क्या है नहीं पाई जाती है। नग्न यथार्थवाद भी मिलता है, उपमानों की नवीनता भी मिलती है, और आपके घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद भी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता नामक काव्यधारा से संबद्ध नहीं माना जाता है? तो निम्न में से कौन सा कवि अकविता से नहीं है दोस्तों? नागार्जुन हो जाएंगे, ये कहाँ से हैं? प्रगतिवाद से हैं। जबकि अशोक वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, गंगा प्रसाद विमल है, ये विमल है दोस्तों, ये क्या है नई कविता से अकविता से क्या है साठोत्तरी कविता के बाद में क्या है ये कविता से अकविता जो धारा थी उससे ये क्या संबद्ध थे। आगे चलते हैं। उदंत मार्तंड किस नगर से प्रकाशित होता था? तो आप जानते हैं कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था। उदंत मार्तंड के संपादक का क्या नाम था? तो पंडित जुगल किशोर था दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी का। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो ये दोस्तों समाचार सुधा वर्षण है। ठीक है,
समाचार सुधा वर्षण आपका हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था और हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड था। समाचार सुधा वर्षण के संपादक का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप छोड़िए, समाचार सुधा वर्षण, ठीक है। बनारस समाचार सुधा वर्षण दोस्तों यहाँ पर क्या है, श्याम सुंदर दास नहीं है दोस्तों, ये सेन है, ठीक है। श्याम सुंदर सेन के द्वारा समाचार सुधा वर्षण के संपादक थे श्याम सुंदर सेन। और 1854 में दोस्तों ये क्या है, निकाला गया था। बनारस अखबार का संपादन व प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और आपके कौन है, पांड्य वेचन शर्मा उग्र। बताइए दोस्तों, तो ये था आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का था, बनारस अखबार 1845 में। निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं किया गया? कवि वचन सुधा का किया गया था, हरिश्चंद्र का किया गया था, हरिश्चंद्र मैगजीन का किया था, लेकिन दोस्तों भारत मित्र का नहीं किया गया था, क्योंकि इसके जो आपके संपादक थे वो थे दोस्तों आपके अंबिका प्रसाद थे और लक्ष्मण नारायण गर्दे थे, ठीक है, भारत मित्र के। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम था? तो वो था आपके द्वंद्व नहीं है ये दोस्तों, क्या है, इंदू है, ठीक है, इंदू पत्रिका है, उसका संपादन क्या है, जयशंकर प्रसाद ने भी किया था। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी प्रताप, करमवीर, प्रभात, तीनों का दोस्तों क्या है, संपादन किया था, तीनों का यहाँ पर संपादन देखने किया था दोस्तों, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किस पत्र के संपादक थे? तो ये दोस्तों विशाल भारत के भी थे, नवभारत टाइम्स के भी थे, सैनिक के भी थे, दिनमान के भी थे। तो उपर्युक्त तीनों का संपादन इन्होंने किया था, विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, नवभारत टाइम्स, ठीक है। असंगत युग्म आप छांटिए। प्रदीप है दोस्तों, किसके है? प्रदीप हिंदी प्रदीप यानी कि बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। वसुधा हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई का, ठीक है। वसुधा है वो हरिशंकर परसाई की थी, और उसके बाद में स्वयं प्रकाश और आपके इन्होंने भी, स्वयं प्रकाश जी ने भी संपादन किया था, भोपाल से प्रकाशित होती थी, तो हरिशंकर परसाई की थी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका थी। साहित्य संदेश हो जाएगा गुलाब राय जी का। कादम्बिनी हो जाएगी आपके राजेंद्र अवस्थी की। निम्नलिखित में से किस महाकाव्य की रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों एकमात्र महाकाव्य इनका क्या है, ये महाकाव्य कौन सा हो जाएगा इनका? उर्वशी महाकाव्य की रचना इन्होंने की थी दोस्तों। अंग्रेजी में प्रयोगवाद के जनक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो अंग्रेजी में प्रयोगवाद का जनक कौन माना जाता है दोस्तों? अजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, क्रोचे। तो टी.एस. इलियट को दोस्तों अंग्रेजी में प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। भारत में प्रयोगवाद का आरंभ होने का मूल कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का विनाश, कोई मतलब नहीं है। रूस में सर्वहारा वर्ग की क्रांति, भारत में मजदूरों का शोषण, और द्वितीय युद्ध का नरसंहार। तो यहाँ पर दोस्तों मूल कारण क्या था? भारत में प्रयोगवाद का आरंभ होने का मूल कारण क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों प्रयोगवाद की सीमा हम यदि देखते हैं, प्रयोगवाद 1900 प्रयोगवाद की बात है 1943 से हम यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का विनाश से कोई मतलब नहीं है, प्रयोगवाद की बात कर रहे हैं ये। रूस में सर्वहारा वर्ग की क्रांति का दोस्तों कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रगतिवाद से संबंध है। भारत में मजदूरों के शोषण से कोई मतलब नहीं है। द्वितीय युद्ध का नरसंहार ही दोस्तों यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1951 ईस्वी में। प्रथम तार सप्तक में निम्नलिखित में किस कवि की रचनाएं संकलित थीं? तो ये हो जाएगा दोस्तों मुक्तिबोध की दोस्तों क्या है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, वो आपके क्या है, तीसरे सप्तक कवि हैं। विजय मदन केदार की, और ये आपके क्या है, ये भी तीसरे सप्तक कवि हैं, और ये आपके दूसरे सप्तक के कवि हैं। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार सिंह, नरेश ने मिलकर एक नए वाद का सूत्रपात किया था, इनका नाम, इसका नाम क्या था? तो दोस्तों तीनों ने पहले अक्षर को लेकर के न के न, तो इनका क्या नाम है, वो हो जाएगा दोस्तों नकेनवाद, ठीक है।
नकेनवाद की इन्होंने क्या है स्थापना की थी 56 में। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ने मिलकर के नकेनवाद नामक एक नया वाद चलाया था, जिसको प्रपद्यवाद भी कहते हैं। इत्यलम काव्य संग्रह की रचना किसने की थी? तो ये दोस्तों इत्यलम है अज्ञे का है। चिंता, इत्यलम, हरिघास पर छड़बर, कितनी नावम कितनी बार, ठीक है। तीसरा सप्तक में निम्नलिखित में से किसकी कविताएं संग्रहित नहीं थी? तो तीसरा सप्तक में दोस्तों ये थी आपके केदारनाथ सिंह की थी। प्रभाकर माचवे हैं, ये नहीं है दोस्तों, ये पहले सप्तक के कवि हैं, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भी थी और मदन वात्स्यायन ये भी थी। नई कविता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नए प्रतीकों व बिंबों का प्रयोग। नई कविता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नए प्रतीकों व बिंबों का प्रयोग दोस्तों बिल्कुल सही है। प्रबंध काव्यों की बहुलता के साथ रचना, ये यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। सामाजिक तथा आर्थिक विषमता का प्रबल आघात, ये भी सही हो जाएगा। विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नई कविता क्या है दोस्तों? प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। तो जितने भी प्रयोगवादी कवि थे वो आगे चल करके नई कविता में ही क्या है नई कविता की रचना करने लग गए थे। असंगत युग्म छांटिए, बाबरा अहेरी हो जाएगा। बाबरा अहेरी दोस्तों यही यहाँ पर क्या है संगत युग्म छांटिए, तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि बाबरा अहेरी है वो आपके आगे की है। जंगल का दर्द हो जाएगा, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या है गलत है। कागज के फूल हो जाएगा। बोलने दो चीड़ को, तो ये भी यहाँ पर क्या है दोस्तों यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल की है। बोलने दो चीड़ को, तो ये हो जाएगी नरेश मेहता की दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों आपके गलत हैं, ये आपका सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो ये दोस्तों प्रयाग में हुई थी हिंदी साहित्य सम्मेलन की 1910 में। आत्मनेपद के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके अज्ञे का दोस्तों क्या है ये निबंध है, आत्मनेपद निबंध संग्रह। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? तो वो था दोस्तों आपके श्याम सुंदर दास था सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक। संशय की रात की विधा है, तो संशय की रात दोस्तों क्या है एक काव्य ये संशय की रात आपके इसमें क्या है राम के मन के संशय का दोस्तों चित्रण हुआ है। और ये नरेश मेहता का क्या है एक आपका थोड़ा सा आप तो संशय की दोस्तों जो एक रात है वो आपके नरेश मेहता की नाट्य शैली में, ठीक है, नाट्य शैली में लिखी गई ये क्या है एक लंबी कविता है। तो यहाँ पर दोस्तों लंबी कविता तो हम इसको नहीं कह सकते, ठीक है, लंबी कविता तो है ये, लेकिन ये क्या है दोस्तों नाट्य शैली में लिखी गई, तो इसको हम काव्य नाटक कहना ही यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। कामायनी को यानी इसमें क्या है दोस्तों राम की जो कथा है उसको नए संदर्भों में आधुनिक संदर्भों में क्या है इसको लिखा गया है कि भाई जब समुद्र पे पुल बांधा जा रहा है तब राम का क्या है संशय का चित्रण किया गया है कि एक सीता के लिए मैं इतना बड़ा नरसंहार कर रहा हूँ, क्या ये सही है, ठीक है। और वो बहुत बड़े ही हताश निराश हो जाते हैं, ठीक है। तब फिर उनको सबके द्वारा समझाया जाता है कि भाई ये क्या है आप सीता के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि उस मानवता के लिए कर रहे हैं जिसमें क्या है रावण जैसे अधर्मी का विनाश करना ज़रूरी है। कामायनी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कामायनी को दोस्तों आपका मंगला प्रसाद पारितोषिक है वो आपका मिला था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपके 1900 ईस्वी में हुआ था। किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? पंत को, प्रसाद को, दिनकर को, अज्ञे को। तो दोस्तों पंत को भी मिला है चिदम्बरा के लिए, दिनकर को भी मिला है, ठीक है, और अज्ञे को भी मिला है। तो यहाँ पर नहीं मिला है दोस्तों किसके लिए? प्रसाद के लिए। इसमें से धूमिल की कृति कौन सी है? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है, बावरा अहेरी अज्ञे की है, धूप के दान हो जाएगी दोस्तों गिरजा कुमार माथुर की है, संसद से सड़क तक, ठीक है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, मोचीराम जैसी जो कविताएं हैं तो ये आपकी क्या है धूमिल की है। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में काम अध्यात्म की रचना है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपके उर्वशी हो जाएगा, काम और अध्यात्म की रचना मानी जाती है। नई कविता की विशेषता नहीं है तो वाद मुक्तता, वैचारिकता, रागदीप्ति, शंका संदेह के स्वर। तो नई कविता दोस्तों क्या है वादों से मुक्त है, वैचारिकता इसमें पूर्णतः दिखाई देती है, रागदीप्ति है लेकिन शंका और संदेह के स्वर दोस्तों इसमें नहीं है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे करके जवानी। पंक्ति दोस्तों किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, वाल कृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो हो जाएगी आपके माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी।
यह छुई मुई सा सकुचाना, भयभीत मृगी सा घबराना, यह नहीं लाज की बेल प्रिय बेला प्रिय, कुंजों में छिप छिप छेड़ रहा देसी जा कलयुग का फागन। पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये पंक्तियां हैं दोस्तों आपके धर्मवीर भारती की। यह छुई मुई का सकुचाना, भयभीत मृगी सा घबराना, यह नहीं लाज की बेला प्रिय, कुंजों में छिप छिप छेड़ रहा देसी जा कलियों को फागन। तो ये धर्मवीर भारती की हो जाएंगी दोस्तों। बहुत ही क्या है, रोमांटिक भावधारा के कवि साहित्यकार माने जाते हैं। लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद बुद्ध चरित शीर्षक से किसने किया है? तो लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है दोस्तों बुद्ध चरित के नामक से रामचंद्र शुक्ल ने किया है। मैं रूपक हूँ दबी हुई धूप का, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी आपके त्रिलोचन की। मैं रूपक हूँ दबी हुई धूप का, तो ये हो जाएगी आपके त्रिलोचन की। फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। फंतासी क्या होती है दोस्तों? फैंटेसी कहते हैं, ठीक है। तो फैंटेसी एक क्या है, थोड़ा सा दोस्तों कल्पनाओं का जो संसार होता है, ठीक है, उसमें आपके विचार हैं, आपके द्वंद्व हैं, आपकी चिंताएं हैं, निराशाएं हैं, आपकी आशाएं हैं, सबको दोस्तों क्या है एक हकीकत के रूप में चित्रित कर देना ही क्या है एक फैंटेसी मानी जा सकती है। आगे चलते हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहला नाम क्या था? तो दोस्तों ये था आपके हरिश्चंद्र मैगजीन था। 8 अंकों तक तो दोस्तों ये क्या है हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन 9वें अंक में इसका क्या है नाम हरिश्चंद्र मैगजीन कर दिया गया था। हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा सप्तक हो जाएगा, धर्म भवानी शकुंतला, ठीक है। तो हरिनारायण व्यास, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा सप्तक हो जाएगा। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में 150 प्रश्न ही करने वाले हैं। आगे के जो आपके 100 सवा से प्रश्न हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आपको दोस्तों प्रश्न कैसे लगे, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।